बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ पढ़ लें पहले। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, नेटवर्क थ्योरम्स का। तो इस चैप्टर के अंदर हम कुछ जो है थ्योरम्स पढ़ेंगे, कुछ जैसे हमने ओहम लॉ फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। तो इसी तरह इस चैप्टर में कुछ हम लॉज पढ़ेंगे, उनके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ताकि जो डेली लाइफ में अगर कोई इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो उसको हमने कौन सा रूल कहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ अभी टर्मिनोलॉजीज हैं, वो मैं भी आपको यहाँ पे बता देता हूँ, तो उनको आपने अपने पास नोट भी कर लेना और याद भी कर लेना। जैसे पहला है सर्किट। तो सर्किट किसे कहते हैं? सर्किट इज अ क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट कैन पास। जैसे आप ये देखें कि ये आपको एक नजर आ रहा है सर्किट, जिसमें R1 R2 जो है दो रजिस्टर्स हैं, ठीक है, और ये बैटरी E1 के साथ कनेक्टेड है एक। तो ये एक क्लोज्ड पाथ है, यहाँ से अगर स्टार्ट हुआ तो दरम्यान में कोई भी ब्रेक नहीं है और ये एक क्लोज्ड पाथ बन गया, जिस वजह से इसको क्या कहते हैं, ये सर्किट है। इलेक्ट्रिक नेटवर्क और इलेक्ट्रिक सर्किट व्हेन टू और मोर देन टू सर्किट एलिमेंट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अ पाथ। अब दो जोड़ दें या दो से ज्यादा। अब ये देखें इसमें कितने सर्किट एलिमेंट्स है? 3। अब सर्किट एलिमेंट से मुराद है कि ईएमएफ सोर्स कोई हो सकता है, कोई रजिस्टर हो सकता है, कोई कैपेसिटर हो सकता है, कोई इंडक्टर हो सकता है। ये सारे के सारे क्या हैं? सर्किट एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इनको मिलाने से जो एक क्लोज पाथ बनेगा उसको हम कहते हैं कि वो एक इलेक्ट्रिक नेटवर्क है, ठीक है। ओपन सर्किट, अ सर्किट फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू और मोर देन टू सर्किट एलिमेंट्स। जैसे मैंने बताया कि वो रजिस्टर हो सकता है, वो कैपेसिटर हो सकता है, वो इंडक्टर हो सकता है, ईएमएफ सोर्स सकते हैं, बट रिमेन ओपन फ्रॉम वन साइड इज कॉल्ड द ओपन नेटवर्क। अब ये देखें, ये एक सर्किट है लेकिन ये यहाँ से कटा हुआ है, ओपन है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये ओपन सर्किट है। इसी तरह क्लोज्ड सर्किट क्या है? अ सर्किट फॉर्म बाय कंबाइनिंग टू और मोर देन टू सर्किट एलिमेंट्स थ्रू विच द इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो इज कॉल्ड द क्लोज सर्किट। जैसे ये देखें कि एक क्लोज पाथ है, कहीं से भी दरमियान में ब्रेक नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये क्लोज्ड सर्किट है। और क्लोज सर्किट में से ही हमेशा जो है करंट फ्लो करती है, ओपन सर्किट में करंट नहीं गुजर सकती। कि लीनियर सर्किट, द सर्किट विच ओबेज द ओहम्स लॉ इज कॉल्ड द लीनियर सर्किट। यानी कि ऐसा सर्किट जो ओहम लॉ को फॉलो करता है उसको हम कहते हैं वो लीनियर सर्किट है। जैसे ये सर्किट जो है ये ओहम लॉ को फॉलो करता है, क्योंकि रजिस्टर जो है वो ओहमिक है। तो ओहमिक सर्किट भी इसको कहते हैं और लीनियर सर्किट भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो ओहम लॉ को फॉलो करेगा वो ओहमिक है, ठीक है। ओके, नॉन लीनियर सर्किट, द सर्किट विच कैन नॉट ओबेज द ओहम्स लॉ। अब ओहम लॉ जो है आपको याद है कि हमने पढ़ा था कि वोल्टेज के बढ़ाने से करंट बढ़ती है, वोल्टेज के कम होने से करंट कम होती है। अगर तो इस तरह का बिहेवियर है सर्किट के अंदर तो हम कहते हैं कि वो ओहमिक है, वो सर्किट ओहमिक है। अगर इस तरह का बिहेवियर नहीं है कि वोल्टेज हम बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन करंट नहीं बढ़ रही, या वोल्टेज कम करते जा रहे हैं करंट कम नहीं हो रही, तो हम कहेंगे कि ऐसा सर्किट जो है वो नॉन लीनियर है, वो ओहमिक नहीं है, वो नॉन ओहमिक है। इसको नॉन ओहमिक भी कहते हैं और नॉन लीनियर सर्किट भी कहते हैं। ओके, पैसिव सर्किट, पैसिव सर्किट सच सर्किट इन विच देयर इज नो बैटरी सोर्स अवेलेबल। कोई एक सिंगल सोर्स भी ना हो किसी किस्म का भी, तो सर्किट को हम कहते हैं वो पैसिव सर्किट है। अगर मैं इस बैटरी को यहां से हटा दूं, ठीक है, तो जस्ट रजिस्टर हो या जस्ट कैपेसिटर हो या जस्ट इंडक्टर हो या इनका मजमूआ हो, बैटरी कोई भी ना लगी हो, तो ऐसे सर्किट को हम कहते हैं वो पैसिव सर्किट है, ठीक है। और एक्टिव जो है वो आप बेहतर फिर समझ सकते हैं, सच सर्किट इन विच एटलीस्ट वन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अवेलेबल। कम से कम एक सोर्स अगर है, जैसे यहाँ पे E1 मौजूद है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये एक्टिव सर्किट है। 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक सर्किट
के अंदर जो है सोर्स एक मौजूद होना जरूरी है, एटलीस्ट वन। नोड और जंक्शन, सच पॉइंट इन विच इलेक्ट्रिक करंट in an electric circuit where two or more than two circuit elements are combined। जैसे ये फर्ज करें ये एक सर्किट है, ठीक है, तो ये देखें इसकी डेफिनेशन में क्या आपको बताया कि टू और मोर देन टू। अब ये देखें यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसमें R1 R2 और R3 आपस में जुड़े हुए, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, ये एक नोड है। इसी तरह एक नोड ये बन जाएगा जहां पे दोनों R1 और E1 जुड़े हुए हैं, एक नोड ये बन जाएगा, ठीक है। जो ऐसा पॉइंट यहाँ पे दो या दो से ज्यादा सर्किट एलिमेंट्स आपस में आकर कंबाइन होते हैं, जुड़ते हैं, उसको हम नोड कहते हैं या जंक्शन कहते हैं। जैसे आपको पता है कि रेलवे जंक्शन क्या होता है, यहाँ पे दो या दो से ज्यादा गाड़ियां आके मिलती हैं ट्रेन की, तो उसको हम जंक्शन कह देते हैं, ठीक है। ओके, ब्रांच, व्हेन वन और मोर देन वन सर्किट एलिमेंट्स आर पास्ड थ्रू अ सिंगल नोड, ठीक है। अब ये देखें ये एक सिंगल नोड है, इसमें से हमने ये एक इस तरह निकाली R3 नोड, ये अगर बना हुआ था, मैंने अगर ये इसको इस तरह निकाले तो ये जो बनी है इसको मैं कहता हूँ ये ब्रांच है। या अगर ये दोनों आपस में R1 और R3 यहाँ पे अगर कनेक्टेड थे, ठीक है, और R2 को मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा के R2 मैंने नीचे की तरफ लिया, तो मैं ये कहूँगा ये एक क्या बन के एक ब्रांच है। तो ब्रांच जो है वो सिंगल एलिमेंट पे मुश्तमिल ही होगी, दो भी हो सकते हैं, सीरीज में होंगे। लेकिन mesh, a closed circuit formed by combining two or more than two circuit elements in series with each other। जैसे ये अगर मैं एक ले लूं, एक ये सर्किट एलिमेंट है, EMF सोर्स है, R1 है और R2 है, इनको मैंने ये, आप इसको भी छोड़ दें, ये वाला जो है, इसको मैं अगर ये समझूं तो ये क्या बनेगा, एक मैश बन गया जिसमें सर्किट एलिमेंट्स आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं मैश। इस तरह एक होता है लूप, a circuit formed by combining two or more than two circuit elements in series as well as parallel। अब जैसे ये सीरीज में भी है और ये आपस में दोनों पैरेलल में भी है, ठीक है, तो ये क्या बन गया, एक पूरा एक लूप बन गया, ठीक है। मैश में सारे सीरीज में होंगे और लूप में पैरेलल में भी हो सकते हैं और सीरीज में भी हो सकते हैं। अब बात समझ आ गई? ओके, यूनिलैटरल सर्किट, such network in which current can pass through only in one direction is called unilateral। अब करंट अगर सिर्फ एक समत में गुजर सकती है तो उसको हम कहते हैं वो यूनिलैटरल है, ठीक है। जैसे कि डायोड होता है, उसमें सिर्फ करंट एक समत में गुजर सकती है। बाइलेटरल सर्किट, such network in which the current can pass through in both direction कॉल्ड बाइलेटरल। यानी कि करंट अगर दो तरफा गुजर सकती है तो उसको हम बाइलेटरल कहते हैं। अगर करंट एक समत में गुजर सकती है दूसरी में नहीं गुजर सकती उसको यूनिलैटरल। अब आपसे पूछा जाए कि यूनिलैटरल कंपोनेंट की कोई मिसाल है तो आपने बताया है डायोड, और अगर आपसे पूछा जाए बाइलेटरल कंपोनेंट की कोई मिसाल होता है तो आपने बताया है रजिस्टर। बात समझ आ गई? अच्छा, इन टर्म्स के बाद अभी हम जो है लॉज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो लॉ है वो है किरचॉफ लॉ। अब ये किरचॉफ जो है इसका पूरा नाम था रॉबर्ट किरचॉफ। इसने 1847 में जो है ये लॉज पेश किए, और ये बेसिकली एक जर्मनी का रहने वाला है, जर्मनी का बाशिंदा था जिसने जो है ये लॉज पेश किए, और ये बुनियादी तौर पे एक फिजिक्स दान था। तो इसने जो लॉज पेश किए हैं ये जो है ओहम, जैसे ओहम ने एक कानून बनाया कि वोल्टेज के बढ़ने से करंट बढ़ती है और वोल्टेज के कम होने से करंट कम होती है। अच्छा, उसके जो मतलब एप्लीकेशन थी डेली लाइफ में, उसको हमने सॉल्व किया, उसके जो न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया, तो जब वो नेटवर्क हमारा पेचीदा हो जाता था, ज्यादा नेटवर्क होते, जैसे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन सिस्टम है, जैसे मंगला में या तरबेला में जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, ठीक है, और वो इधर गुजरात तक या जहां कहीं भी हमने पहुंचानी है तो हमने टावर बड़े बड़े लगाते हैं, पोल लगाते हैं, ठीक है, उनमें हमने कंडक्टर बिछाए हुए, उनके रास्ते जो है इलेक्ट्रिसिटी होती हुई जाती है। तो जब उस तरह का जो सर्किट बनता है, नेटवर्क बनता है, उस तरह के जो प्रॉब्लम आती है उसका डिजाइन करने के लिए, ठीक है, तो वहां पे ओहम्स लॉ अगर हम करेंगे तो उसकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये जो किरचॉफ ने लॉ पेश की, इससे क्या होता है कि आसान से मेथड से हम क्या करते हैं, कम्प्लेक्स नेटवर्क को आसानी के साथ
उसके करंट्स फाइंड कर सकते हैं और उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, उसके इक्विवेलेंट वोल्टेज हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो बात समझ आ गई। तो इसकी अगर आपसे पूछा जाए कि एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, तो आपने क्या बताया, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और ट्रांसमिशन सिस्टम, इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम का जो है ना। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम के बेसिकली 3 हिस्से होते हैं ना, एक जनरेशन होती है, फिर ट्रांसमिशन होती है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो ये जो है ये ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों के लिए जो है वो फायदेमंद है। तो इसका जो पहला कानून है जिसको कहते हैं किरचॉफ करंट लॉ, KCL। ठीक है, ये क्या होता है? According to this law, the algebraic sum of electric current entering to a node, अब हमें पता है नोड क्या होता है, जहां पे दो या दो से ज्यादा सर्किट एलिमेंट आपस में जुड़ते हैं उसको नोड कहते हैं, इज इक्वल टू द सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लीविंग दैट नोड। अब ये फर्ज करें कि नोड n है जहां पे कुछ करंट एंटर हो रही है, जैसे ये एरो I1 और I2 का जाहिर है कि ये n में एंटर हो रहे हैं, और I3, I4 और I5 इसे लीव कर रहे हैं। तो ये लॉ कहता है कि इनका जो मजमुआ है, यानी कि I1 प्लस I2 शुड बी इक्वल टू I3, I4 और I5 के मजमुआ के बराबर होना चाहिए। ठीक है, इनका अलजेब्राइक सम जो है। यहाँ दूसरा क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू KCL द सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ नोड इज 0। यानी कि अगर मैं इनको कुछ डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दूं कि जो एंटर हो रही हैं करंट्स, उनको मैं कहता हूं कि वो नेगेटिव हैं, और जो करंट लीव कर रही है उनको मैं कहता हूं पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब एंटर कितनी हो रही है, I1 और I2 एंटर हो रही है, इसको मैं कहता हूं कि माइनस I1 माइनस I2, और इसी तरह जो करंट लीव कर रही है I3, I4 और I5 ये लीव कर रही है, तो उसको मैं प्लस के साथ लिखता हूं। मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, माइनस I1 माइनस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि इस नोड पे मिलने वाले तमाम करंट्स का जो मजमूआ है वो 0 के बराबर होगा। तो ये दोनों डेफिनेशन जो है आपने इसको याद रख लेना। अब बात समझ आ गई। इसी तरह इसका एक दूसरा लॉ है जिसको कहते हैं KVL, किरचॉफ करंट लॉ, सॉरी किरचॉफ वोल्टेज लॉ, KVL। तो इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द सम ऑफ EMF फोर्सेज इन अ मैश इज इक्वल टू द IR प्रोडक्ट्स इन दैट क्लोज पाथ। ठीक है, अब ये जो एक क्लोज पाथ है इनके अंदर जो IR ड्रॉप्स हैं, जैसे ये एक रजिस्टर है, इसमें से जारी बात है इस बैटरी की वजह से करंट गुजरेगी। अब जब मैं करंट और वोल्टेज को मल्टीप्लाई करता हूं तो ओहम लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू IR। ठीक है, तो जब I को R से ज़रब दिया जाए तो उसके वोल्टेज आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह मैं V1 फाइंड कर लूंगा, और इसी तरह V2 आ जाएगा, इसी तरह V3 और V4, ये ओहम्स लॉ। लेकिन ओहम्स लॉ बेसिकली मैंने आपको बताया था कि हम कम्प्लेक्स नेटवर्क के लिए वो सूटेबल नहीं है। जैसे अब ये एक नेटवर्क आ गया, ठीक है, जिसमें 2 तरह के सोर्सेज हैं, तो इस तरह के जो नेटवर्क है उसको हल करने के लिए हम जो KCL या KVL का जो है वो सहारा लेते हैं। ठीक है, तो उसके जरिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अब ये जो है IR ड्रॉप्स क्या है, IR1 IR2, इन दोनों का जो मजमूआ है वो EMF सोर्सेज के बराबर होगा। इन दोनों का जो मजमूआ है वो किसके बराबर होगा, EMF सोर्सेज के। अब बात समझ आ गई, यानी कि IR1 प्लस IR2 इज इक्वल टू E1। ठीक है, यहाँ दूसरी इसकी क्या डेफिनेशन है, अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इन अ क्लोज्ड पाथ इज 0। यानी कि अगर मैं इन तमाम को एक जो है वैल्यू असाइन कर दूं, ये E1 है, ये IR1 है, ये IR2 है, इसके वोल्टेज ड्रॉप, तो E1 प्लस IR1 प्लस IR2 शुड बी इक्वल टू 0। तो ये दोनों डेफिनेशन जो है वो आपने इनकी याद रखनी है। ठीक है, अच्छा, अभी एक 2 एग्जांपल्स कर लेते हैं किरचॉफ लॉज के रिलेटेड, ताकि इसके ज़रिए कोई भी अगर न्यूमेरिकल हल करने के लिए दिए जाए तो आप आसानी के साथ उसको कर सकें। ठीक है जी, तो कुछ स्टेप्स आपने इसको सॉल्व करने के लिए ज़हन में बिठा लेने हैं। उन स्टेप में सबसे पहला है कि आपने देखना है कि नोड्स कितने बन रहे हैं, ठीक है, और मैश कितने बन रहे हैं। जैसे कि ये एक नोड है जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा जो कंडक्टर आके आपस में मिल रहे हैं, जैसे एक नोड ये बन गया है, दूसरा नोड ये बना दिया है। ठीक है, इस तरह एक ये नोड बन गया है और एक नोड ये बन गया। ठीक है, इनको हमने अल्फ़ाबेटिकली कोई जो है वो इनके नाम रख लिए। ठीक है,
सबसे पहले ये नाम रखेंगे, दूसरे उसके बाद हमने देखना है कि मैश कितने बन रहे हैं। अब ये देखें, एक ABCA ये एक मैश बन रहा है, एक क्लोज लूप बन रहा है, और दूसरा जो क्लोज लूप है AC और D ये एक क्लोज लूप बन रहा है। ठीक है, ये दूसरा आपने चीज़ देख लेनी है कि लूप कितने बन रहे हैं। अब जितने उसके अंदर जो है मैश बन रहे होंगे उतना ही इक्वेशन की तादाद होगी। ठीक है, तो आपने ये देख लेना है कि अगर 2 जो है मैश बन रहे हैं तो उसके अंदर 2 इक्वेशन बनेंगी, अगर 3 मैच बन रहे हैं तो 3 इक्वेशन बनेंगी उसको सॉल्व करने के लिए। अब बात समझ आ गई? तो आपने उतनी जो है वो करंट्स अज्यूम कर लेनी है। ठीक है, जैसे ये देखें, एक जो मैश है पहला, इसको मैंने I1 रख दिया कि इसमें से जो करंट फ्लो कर रही है वो I1 है। ठीक है, इसी तरह जो दूसरा मैश है उसमें से जो करंट फ्लो कर रही है वो I2 है। और बात समझ आ गई? अब ये करने के बाद हमने जो इनकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रखी है वो किस बेस पे रखी है, वो हमने देखना है कि जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, अब ये देखिए जो 20 वोल्ट वाली है, ठीक है, इसका जो पॉजिटिव साइड है वो इस तरफ है, तो ये यानी कि इधर से स्टार्ट हुई और इधर आके एंड होगी, यानी कि ये क्या बनेगी, एंटी क्लॉकवाइज बनेगी। इसी तरह ये जो 12 वोल्ट वाला है ये भी क्या करेगा, ये भी एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। ठीक है, तो आपने इन करंट्स की जो डायरेक्शन आपने अज्यूम करनी है वो किस तरह अज्यूम करनी है, ये बैटरीज के पॉजिटिव टर्मिनल के हिसाब से। ठीक है जी, ये आपने दोनों चीज़ें रख ली। और दूसरा आपने ये काम एक और करना है कि आपने बैटरी के जो आप एक तो पॉजिटिव टर्मिनल देखना है, दूसरा जो करंट अज्यूम कर रहे हैं ना दोनों, वो आपने सेम डायरेक्शन में दोनों लगानी है। मेरी बात समझ आ गई? अगर आप सेम डायरेक्शन में लगाएंगे उसके बाद अगर जो है उसकी आंसर जो है वो नेगेटिव आता है तो आप फिर उसकी डायरेक्शन तब्दील करेंगे, यानी कि जो करंट अगर नेगेटिव में आते हैं ना उसका मतलब था कि जो आपने करंट अज्यूम किया करंट की डायरेक्शन वो उसके अपोजिट है। अगर करंट की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव ही आए, ठीक है, नेगेटिव नहीं आती, तो जो आपने इसकी डायरेक्शन अज्यूम किया, जैसे अभी मैंने इधर एंटी क्लॉकवाइज की हुई है, ठीक है, अगर तो ये पॉजिटिव आती है तो ये एंटी क्लॉकवाइज ही उसकी डायरेक्शन है। बात याद रहेगी? तो ये आपने दोनों की जो डायरेक्शन है वो भी सेम लगानी है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ये करने के बाद हमने जितने उसके मैश बने हैं उतनी उसकी इक्वेशन बना लेनी है। अब सबसे पहले ये एक मैश की बात करते हैं। ये देखिए, इन मैश ABCA, अब ये जो मैश था ना ABCA, ये एक लूज लूप जो बन रहा है, इसके अंदर कितने IR ड्रॉप्स हैं, R1 का एक IR ड्रॉप्स है, एक R2 का IR ड्रॉप है। ठीक है, और बैटरी सोर्स इस मैश के अंदर एक बैटरी सोर्स है। ठीक है, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ के मुताबिक जितने भी IR ड्रॉप्स होते हैं उनका मजमुआ बराबर होता है वो EMF सोर्सेज के। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, एक IR ड्रॉप ये बन गया है, ये मैंने किसका लिखा है, R1 I1, R1 की वैल्यू जो है वो 10 थी तो उसके साथ I1 को मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 4 किसकी वैल्यू है, R2 की। ठीक है जी, तो 4 इंटू अब I1 माइनस I2, ये आपने क्यों किया, अब आपने जिस मैश की आप इक्वेशन लिख रहे हैं उसकी करंट, ठीक है, माइनस दूसरी करंट आप करेंगे। वो कब करनी है कि जब ये देखिए R2 एक ऐसा रजिस्टर है जो I1 और I2 दोनों में मुश्तरक है। ठीक है, इनमें से दोनों करंट्स जो हैं वो गुजरी हैं। जो R1 था उसमें से सिर्फ एक ही करंट गुजरी है, उसका दूसरे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए उसको जस्ट 10 I1 लिखा है। ठीक है, लेकिन जो R2 है उसमें से दोनों करंट फ्लो कर रही हैं, I1 भी गुजरी है और I2 भी गुजरी है, क्योंकि वो दोनों के साथ कॉमन है। ठीक है, तो जब भी कोई इस तरह का रजिस्टर आएगा जो दोनों के साथ कॉमन होगा तो आपने उसको क्या करना है, आपने इक्वेशन जब आप मैश 1 के लिए लिख रहे हैं तो आपने उसकी करंट माइनस दूसरी करंट करनी है। अब बात समझ आ गई? अब I1 माइनस I2 किया और इसको साथ उसकी रेजिस्टेंस की ज़रूरत दे दी, तो ये IR ड्रॉप्स का मजमुआ बराबर होना चाहिए EMF सोर्स के। अब इस मैश के अंदर एक EMF सोर्स है 20 का, वो इधर लिख दिया। ठीक है, बाद में इस इक्वेशन को हम जो है वो सॉल्व करेंगे। 10I1 प्लस 4 को दोनों से ज़रूरत दे दिया, 4I1 माइनस 4I2 इज इक्वल 20। अब जो I1 वाले थे तो उनको इकट्ठा कर दिया है। ठीक है, 14I1 माइनस 4I2 इज इक्वल टू 20। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया, 2 कॉमन आ गया पूरी इक्वेशन में, तो 2 से तकसीम किया तो 7I1 माइनस 2I2 इज इक्वल टू 10। तो इस इक्वेशन को आपने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1 का।
और बात समझ आ गई। ये मैश के इक्वेशन बनाने का तरीका आप सबको समझ आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता तो आपने मेरे साथ डिस्कस कर लेना है, ठीक है। तो इसमें सबसे जो हर्डल वाली बात है वो यही है कि आपने इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। इसी तरह ये जो दूसरा मैश है ए, सी और डी, इसके अंदर देखें कि 2 IR ड्रॉप्स है, एक R3 के क्रॉस, एक R2 के क्रॉस और एक EMF सोर्स है, ठीक है। अब सबसे पहले हम वो वाला रजिस्टर उसके करंट के साथ ज़रब देंगे जिसमें से सिर्फ एक ही किस्म की करंट फ्लो करी। अब ये जो देखें R2 जो है उसमें से दोनों करंट फ्लो करी, अब उसको नहीं लिखते, अभी पहले हम R3 की बात करते हैं। तो ये इन मैश ACDA, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, 8 R3 जो रजिस्टर था 8 आ गया, उसमें से करंट I2 गुजरी है तो उसके साथ ज़रब दे दी 8 I2 प्लस 4। अब ये देखें जब मैश 2 की इक्वेशन लिख रहे हैं तो I2 माइनस I1 करेंगे। जैसे इक्वेशन जब पहले लिख रहे तो I1 माइनस I2 किया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते 4 इंटू I2 माइनस I1। अब 4 ऐसा रजिस्टर था जिसमें से दोनों करंट्स फ्लो कर रही हैं। तो जब मैश 1 की इक्वेशन लिख रहे हैं तो हमने I1 माइनस I2 करना है। तो जब मैश 2 की करंट इक्वेशन लिख रहे हैं तो हमने क्या करना है, I2 माइनस I1 किया, ठीक है, इज इक्वल टू EMF सोर्स जो है इधर वो 12 वाला है तो हमने इक्वल टू 12 लिख दिया, ठीक है। फिर इस इक्वेशन को ओपन करेंगे तो 8 I2 प्लस 4 I2 माइनस 4 I1 इज इक्वल टू 12। तो इन दोनों को कॉमन किया, I2 वाले सारे इकट्ठे कर लिए, I1 वाले सारे इकट्ठे कर लिए। अब ये I1 वाला है जो माइनस 4 I1 प्लस 12 I2 इज इक्वल टू 12। अब इसमें जो है वो 4 कॉमन आ जाएगा पूरी इक्वेशन में, तो 4 से डिवाइड किया तो माइनस I1 बाकी रह गया प्लस 3 I2 इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई, ठीक है। तो इन जितने भी मैश हैं उतनी आपने क्या करना है, इक्वेशन बना लेनी है। और मेरी बात समझ आ गई। अगर इसमें किसी किस्म की कन्फ्यूजन है आपने बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है तो इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं ज़रा रिपीट कर देता हूँ कि जिस मैश की आप इक्वेशन लिख रहे हैं उसकी करंट को आपने बड़ा ज्यूम करना है, वो माइनस दूसरी करेंगे, लेकिन सिर्फ उन रजिस्टर के लिए जो शेयर्ड होंगे जिनमें से 2 किस्म की करंट गुजर रही है, आपने सिर्फ उनके साथ ये करना है, बाकी को एज इट इज़ उनके करंट के साथ ज़रब दे के तो लिख देना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों को हम आपस में करते हैं सॉल्व, और I1 और I2 की जो वैल्यूज़ हैं वो हम फाइंड करते हैं। ये इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड तो आपने मैथ में देखा होगा, सीखा होगा, ठीक है। तो अभी उन्हीं मेथड को एक एलिमिनेशन मेथड होता है, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड में हमने क्या किया है कि ये देख मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 7 देन एडिंग इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 कौन सी है, ये है। हमने क्या करना है कि इन दोनों में से किसी एक के जो कोएफिशिएंट है उसको इक्वल कर लेना है। अब पहला देखिए, इसका कोएफिशिएंट 7 है प्लस में और इसका कोएफिशिएंट -1 है। अगर मैं क्या करूँ, इसके 7 से ज़रब दी तो ये -7 हो जाएगा और ये +7 है, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो मैंने क्या करना है, एक जो वेरिएबल है उसको एलिमिनेट करना है, चाहे I1 को कर लें चाहे I2 को कर लें। तो जिसको रिमूव करना चाहते हैं उसके कोएफिशिएंट दोनों तरफ बराबर होने चाहिए, ठीक है। अगर दोनों पॉजिटिव में है तो हम माइनस कर लेंगे, अगर एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में है तो दोनों को ऐड करके तो दोनों को जो है वो रिमूव कर दिया जाएगा, कैंसिल आउट कर दिया जाएगा। और बात समझ आ गई। तो अभी यहाँ पे देखें I1 के साथ जो कोएफिशिएंट है वो 7 है और यहाँ पे -1 है। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 7 से, देन एडिंग इन इक्वेशन 1। ये इक्वेशन नंबर 2 जो है इसको 7 से ज़रब दिया तो ये क्या बन जाएगा, -7 I1 प्लस 21 I2 इज इक्वल टू 21, ठीक है। इस पूरी इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई किया, देन ऐड करना इक्वेशन 1 में जो कि है 7 I1 माइनस 2 I2 प्लस 10, उसको एज इट इज़ लिख दिया 7 I1 माइनस 2 I2 इज इक्वल टू 10। अब एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। इन दोनों को इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा, 20 I1 20 I2 और -2 I2 है, दोनों को ऐड करेंगे तो 19 I2 रह जाएगा। 21 और 10 को ऐड करेंगे तो 31। अब यहाँ पे I2 की वैल्यू फाइंड करनी है तो 19 इधर आगे डिवाइड हो गया तो I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 31/19 एम्पेयर।
और बात समझ आ गई। तो इस तरह हमने क्या किया, एक वेरिएबल को रिमूव करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली। अब इस वैल्यू को जो I2 की वैल्यू आई है हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें, चाहे I1 में चाहे I2 में। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, पुटिंग वैल्यू ऑफ I2 इन इक्वेशन 1। आप कोशिश करेंगे जहाँ पे I1 के साथ छोटे से छोटा जो है कोएफिशिएंट वो आप उधर वैल्यू पुट कर दें ताकि आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना आसान हो जाए। ठीक है जी। तो ये इक्वेशन 2 थी, -I1 + 3I2 = 3। इसमें I2 की वैल्यू पुट कर दी, -I1 + 3 × 31/19, ये जो वैल्यू यहाँ पे फाइंड की है, ठीक है, वो इधर पुट कर दी, = 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये 93/19 - 3। अब ये 3 जो है इधर आके माइनस हो गया और ये -I1 इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाके +I1 हो गया। ठीक है जी। तो I1 = इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 93 - 57/19 और 36/19 एम्पेयर आ जाएगी ये I1 की वैल्यू। ठीक है। तो इस तरह हमने I1 और I2 की वैल्यू फाइंड कर ली। अब किरचॉफ्स लॉ में जैसे भी मैंने आपको बताया कि हमने फाइंड करने होते हैं हर रजिस्टर में से गुजरने वाली करंट फाइंड करनी है। अब हर रजिस्टर कितनी है इस पूरे सर्किट में लगे हुए, R1 है, R2 है और R3 है। ठीक है। तो इन तीनों में से गुजरने वाली करंट हमने बतानी है कि वो कौन कौन सी है। ठीक है। तो करंट थ्रू R1, अब ये देखें R1 में से कौन सी करंट गुजरी है, जस्ट I1 गुजरी है, I2 का उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है। तो जो I1 की वैल्यू हमने फाइंड की है वही बेसिकली क्या है, R1 में से करंट गुजरी है। ठीक है। तो करंट थ्रू R1 = I1, वो आ जाएगी 36/19 एम्पेयर। और ये किस तरह फ्लो कर रही है, A to B। चूँकि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आई है तो मैंने बताया था कि अगर वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो जो डायरेक्शन हमने अज्यूम की है वही करेक्ट है। हमने अज्यूम की थी इस तरह, यानी कि ये A से B की तरफ जा रही है, फ्लोइंग फ्राम A to B, वो आपने साथ इधर मेंशन कर देना। ठीक है। तो ये इधर मेंशन कर दिया, फ्लोइंग फ्राम A to B। इसी तरह अभी हम R2 की बात नहीं करते क्योंकि उसमें से दो तरह की करंट गुजरी है। R3 की बात करते हैं, करंट थ्रू R3 = अब ये देखें R3 में से कौन सी करंट गुजरी है, जस्ट I2 गुजरी है, उसका I1 के साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो जो I2 की वैल्यू हमने फाइंड की है ये 31/19, तो वही क्या होगी, R3 की करंट होगी। ठीक है, 31/19 एम्पेयर। और ये किस तरह फ्लो करिए, D to A। क्योंकि इसकी वैल्यू भी जो है पॉजिटिव आई है तो इसलिए ये D to A फ्लो करिए इसमें से। और मेरी बात समझ आ गई, क्योंकि हमने यही डायरेक्शन इसकी एज्यूम की थी। अब बारी आ जाती है R2 की। अब R2 में से I1 भी गुजरी है, I2 भी गुजरी है। ठीक है। अब ये देखें I1 की डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ है और I2 की डायरेक्शन नीचे से ऊपर की तरफ है। अब ये दोनों यानी कि आपस में क्या कर रही हैं, क्रॉस करिए एक दूसरे को। एक अप से डाउनवर्ड है, एक डाउन से अपवर्ड है। ठीक है। तो दोनों जब अपोजिट होंगी तो उस वक्त हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी कि चीज़ माइनस हो रही है ना, एक ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, एक नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। तो करंट उसमें से बेसिकली क्या गुजरेगी, जो दोनों का डिफरेंस होगा, जो बड़ी वैल्यू है वो माइनस छोटी वैल्यू। अब यहाँ पे देखें कि इन दोनों करंट्स में से बड़ी करंट कौन सी है। I1 की वैल्यू आई है 36/19 और I2 की आई है 31/19। अब बड़ी करंट है I1, तो ये क्या होगा कि जो बड़ी करंट है वो माइनस जो छोटी करंट है वो। ठीक है। तो इस तरह R2 में से जो करंट है वो I1 - I2 हो जाएगी। ये उस वक्त है जब दोनों करंट्स जो हैं वो अपोजिट, एक ऊपर से नीचे एक नीचे से ऊपर। अगर दोनों ऊपर से आ रही होती या दोनों नीचे से जा रही होती फिर दोनों ने ऐड हो जाना था। मेरी बात समझ आ गई। तो जब अपोजिट पोलैरिटी आएगी तो उस वक्त हम माइनस करेंगे। अब माइनस किस तरह करना है, जो बड़ी करंट है वो माइनस छोटी करंट कर देंगे। ठीक है। तो इस तरह हमने यहाँ भी क्या किया, 36 - 31/19, तो वो 5/19 एम्पेयर आ जाएगी। अब ये किस तरह फ्लो करिए, C to A। अब ये देखिए ये A से C भी हम लिख सकते थे, लेकिन चूँकि I1 बड़ी है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो इसलिए इसको हमने लिखना है कि ये C से A की तरफ फ्लो करिए इसमें से करंट। हमें बात समझ आ गई। तो इस तरह आपने इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। आपने इसी न्यूमेरिकल को ना इसकी वैल्यूज चेंज करके ख़ुद सॉल्व करें। ठीक है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह समझ आ जाएगा। ठीक है। अगर आपने इन स्टेप्स को फॉलो किया तो ये आप आसानी के साथ इस पूरे जो है इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अभी एक और इसका न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि मज़ीद बेहतर हो जाए।
अच्छा, अभी एक दूसरी एग्ज़ाम्पल जो है वो सॉल्व करते हैं ताकि इसका आइडिया मज़ीद क्लियर हो जाए। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि जो किरचॉफ लॉज हैं ये इस्तेमाल कहाँ पे होते हैं, इनकी एप्लीकेशन डेली लाइफ में कहाँ पे है। तो ये आप जितना भी ट्रांसमिशन सिस्टम देखते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देखते हैं इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम का, एक मंगला में जो है वो बिजली बन रही है और हम तक यहाँ पे गुजरात में या जो भी हमारा इलाका वहाँ तक पहुँच रही है, ठीक है। तो उसकी सारी की सारी जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं उनमें से ज़ाहिर बात है करंट ने गुजरना है, ठीक है। और हर कंडक्टर की कोई ना कोई जो है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है, ठीक है। चूँकि कंडक्टर की रेजिस्टेंस बहुत ही कम होती है इसलिए ये आप देख ले हैं कि न्यूमेरिकल में रेजिस्टेंसेस की वैल्यू जो है वो बहुत ही कम बताई गई हैं, ठीक है। ये नहीं है कि किलो ओहम में है या मेगा ओहम में है, ठीक है। तो ये बेसिकली हम किरचॉफ लॉ वहाँ पे अप्लाई करेंगे जहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या ट्रांसमिशन सिस्टम के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हमें हल करने के लिए आए, ठीक है। तो उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किरचॉफ लॉज जो है वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है जी। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे कि हमने सबसे पहले नोड देख लिए, कितनी तरह के नोड बन रहे हैं, ए बी सी और डी, ठीक है। ये हमने नोड्स को अल्फ़ाबेटिकली उनके नाम दे लिए। दूसरा स्टेप जो मैंने आपको बताया था कि हमने करंट जो है वो जितने मैश होंगे, अब कितने मैश बन रहे हैं, एक और दो मैश बन रहे हैं तो दो इक्वेशन बनेगी। एक ही करंट I1 है और दूसरे मैश की जो करंट है उसको हमने अज्यूम कर लिया कि वो I2 है, ठीक है। अब इनकी जो डायरेक्शन है वो हमने खुद अज्यूम की है कि ये पॉजिटिव यहाँ से स्टार्ट हो रहा था तो ये क्लॉकवाइज बना दी, एंटी क्लॉकवाइज बना दिया ये, ठीक है। और ये भी एंटी क्लॉकवाइज बना दिए, और बात समझ आ गई। तो इस तरह ये एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करी हैं दोनों, ये हमने अज्यूम कर लिया, ठीक है। इसके बाद हम इनकी इक्वेशन लिखेंगे। अब सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं ए बी सी ए मैश की, या बी ए सी बी मैश, ठीक है। तो इन मैश बी ए सी बी, ठीक है, ये जो मैश हमने लिखे हैं इसके अंदर देखें कि वोल्टेज सोर्स कितनी तरह के हैं, वोल्टेज सोर्स और जो है रजिस्टर कितनी तरह के हैं। अब ये जो हमें नज़र आ रहा है ना, इसमें सवाल बेसिकली ये है कि एक दो बैटरीज़ हैं जो कि सर्किट को सप्लाई दे रही हैं, E1 और E2, उनकी इंटरनल रजिस्टेंसेस भी साथ बताई हुई हैं। अमूमी तौर पे क्या होता है कि इंटरनल रजिस्टेंस जो है वो नेग्लिजिबल होती है, यानी कि बहुत ही कम होती है। अब इस सवाल में ये कहा गया है कि जो उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी की वो भी आपने साथ शामिल करनी है, उनको छोड़ना नहीं है। तो इसलिए इंटरनल रेजिस्टेंस की बिना पे इसको मैंने स्मॉल r1 और इसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको मैंने स्मॉल r2 के साथ लिखा है, ठीक है। बाकी r1 और r2 कैपिटल या वो दूसरे जो है सर्किट में रजिस्टर्स हैं, वो इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है बैटरी की, ठीक है। तो बैटरी की जो हर सेल की रेजिस्टेंस होती है उस पर जो है डिपेंड करती है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इसकी जो E2 है इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4 ओहम है और जो E1 है उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओहम है। उसको मैंने जस्ट R1 के साथ लिखा है और इसको R2 के साथ लिख दिया, ठीक है। तो इस पूरे के पूरे मैश के अंदर IR ड्रॉप्स कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं, R1 स्मॉल r1 में हो रहा है, स्मॉल r2 में हो रहा है, कैपिटल R1 में हो रहा है, ठीक है। तो ये सबसे पहले हमने IR ड्रॉप्स लिख लिए, R1 I1 यानी कि उसमें से जो करंट फ्लो कर रही है उसको उसके रेजिस्टेंस से ज़रूर दे दें तो उसके वोल्टेज ड्रॉप आ जाएंगे, प्लस R2 इंटू I1 माइनस I2। अब ये देखें R2 जो है इसमें से दोनों करंट शेयर कर रही हैं, I1 और I2 दोनों के ये दरमियान मौजूद है। तो इसलिए मैं क्या लिखूँगा, I1 माइनस I2, वेरी गुड। प्लस अब ये देखें R1 भी जो है ये भी दोनों के साथ कॉमन है, शेयर्ड है, तो इसकी भी हम जो करंट की वैल्यू लिखेंगे I1 माइनस I2 लिख देंगे उसी तरह, ठीक है, इज इक्वल टू। अब ये जो दो वोल्टेज सोर्स हमें नज़र आ रहे हैं E1 है और E2 है। अब ये देखें एक की डायरेक्शन इस तरह है पॉजिटिव और दूसरे की इस तरह है पॉजिटिव। अब ये दोनों चूँकि अपोज कर रहे हैं तो इस वजह से जो टोटल इफेक्ट होगा वोल्टेज सोर्स का, जो इनका मजमूआ अलजेब्राइक सम बनेगा वो क्या बनेगा, E1 माइनस E2, ठीक है। अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में होते तो फिर मैंने क्या करना था, E1 प्लस E2 करना था। चूँकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है इस वजह से इनको क्या किया है, एक माइनस दूसरी कर दी। अब कौन सी माइनस दूसरी कौन सी करनी है, जो
बैटरी जिसकी पावर ज़्यादा है वो माइनस जिसके वोल्टेज कम है वो कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए E1 चूँकि 100 वोल्ट की है और E2 जो है वो 80 वोल्ट की है, तो इसलिए मैंने लिख दिया E1 माइनस E2। अब आज ये स्टेप क्लियर हो गया। इसके बाद जस्ट हमने वैल्यूज पुट करनी है। R1 की जो स्मॉल R1 है उसकी वैल्यू 0.5 ओहम है, उसको I1 से ज़रूरत दे दिया, प्लस 0.4 इंटू I1 माइनस I2 प्लस 0.2 इंटू I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 100 माइनस 80। ठीक है, तो फिर इन ब्रैकेट्स को ओपन किया, 0.5 I1 प्लस 0.4 I1 माइनस 0.4 I2 प्लस 0.2 I1 माइनस 0.2 I2 इज इक्वल टू 20। ठीक है, इनमें से जो I1 वाले हैं वो सारे इकट्ठे किए तो वो कितना बन गया 1.1 I1, और जितने भी I2 वाले थे उनको इकट्ठा किया तो माइनस 0.6 I2 इज इक्वल टू 20। अब ताकि ये जो पॉइंट में वैल्यूज़ हैं वो कैलकुलेशन करते हुए मुश्किल का सबब ना बने, तो इनको क्या कर दे, रिमूव कर दे। पॉइंट किस तरह रिमूव करेंगे, किसको अगर मैं पूरी इक्वेशन को 10 से ज़रब दे दूँ तो ये क्या बन जाएगा, 1.1 को 10 से ज़रब देंगे तो 11 रह जाएगा, 0.6 को ज़रब देंगे तो 6 रह जाएगा, और 20 को ज़रब देंगे वो 200 बन जाएगी। तो इस तरह ये इक्वेशन जो है बग़ैर इशारिये के बन जाएगी। ठीक है, तो ये अगर आप कर लेते हैं तो आपको कैलकुलेशन करना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह इक्वेशन 1 क्या बन गई है, 11 I1 माइनस 6 I2 इज इक्वल टू 200 I1। ठीक है, ये इक्वेशन 1 बन गई है। इसी तरह जो दूसरा मैश है ADCA, इस मैश के अंदर जो करंट फ्लो करे वो I2 है। अब इसके अंदर जो IR ड्रॉप्स हैं वो कहाँ पे हो रहे हैं, R1 में, स्मॉल R2 में और कैपिटल R2 में, और एक इसके अंदर जस्ट बैटरी है, दो बैटरियाँ नहीं हैं। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन किस तरह बनेगी, ये इन मैश ADCA, तो इक्वेशन क्या बन गई है, I2 प्लस स्मॉल R2 इंटू I2 माइनस I1। अब जो स्मॉल R2 है उसमें से दोनों शेयर्ड वैल्यूज़ हैं, तो जिस मैश की इक्वेशन लिख रहे हैं उसकी करंट माइनस दूसरी करंट हमने करनी होती है। तो इसलिए क्या किया, R2 इंटू I2 माइनस I1 प्लस R1। अब R1 भी दोनों के दरमियान शेयर्ड है, I2 और I1 के दरमियान, तो इसलिए इसको भी लिख दिया ऐसे ही, हाँ, I2 माइनस I1 इज इक्वल टू E2। अब चूंकि इस पूरे मैश के अंदर सिर्फ एक ही EMF सोर्स है तो इसलिए जस्ट इसी को लिख दिया E2। अब वैल्यूज इनकी पुट करेंगे, 0.8 I2 प्लस 0.4 I2 माइनस I1 प्लस 0.2 I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 80। तो फिर ब्रैकेट्स ओपन की गई, 0.8 I2 प्लस 0.4 I2 माइनस 0.4 I1 प्लस 0.2 I2 माइनस 0.2 I2 इज इक्वल टू 80। अब जितने भी I1 वाले हैं 1 और 2, इन दोनों को इकट्ठा किया तो माइनस 0.6 I1 हो गया, और I2 वाले 1, 2 और 3 है, इनको इकट्ठा किया तो ये 1.4 I2 इज इक्वल टू 80 हो गया। ठीक है, अब इस इक्वेशन में भी इशारिया ख़त्म करने के लिए पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर पॉइंट के बाद एक इशारिया तो आप 10 से ज़रब दे दें, अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो 100 से ज़रब दे दें, अगर पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं तो 1000 से ज़रब दे दें, ताकि ये जो इशारिया है ये ख़त्म हो जाए। ठीक है, अच्छा, 10 से ज़रब देने के तो क्या बनेगा, -6 I1 प्लस 4 I2 इज इक्वल टू 800। अब इसमें से जो है 2 कॉमन आ सकता है तो वो 2 कॉमन ले लिया, -3 I2 प्लस 7 I2 इज इक्वल टू 400। तो ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ठीक है, तो ये इक्वेशन बनाना जो है वो मेन काम है, बाद में हम क्या करेंगे उनको जस्ट हमने सॉल्व करना है। अब सॉल्व किस तरह करना है कि I1 या I2 में से हम क्या करेंगे, एक को हमने हज़फ करना है। अब यहाँ पे क्या किया है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3, इक्वेशन 1 क्या है ये, और इक्वेशन 2/11, देन एडिंग इक्वेशन 2 कौन सी है दे। अब ये देखिए यहाँ पे I1 का जो कोएफिशिएंट है वो 3 है, यहाँ पे I1 का जो कोएफिशिएंट है वो 11 है, तो उसके कोएफिशिएंट को इससे ज़रब दे दें और इसके कोएफिशिएंट को इक्वेशन नंबर 2 से ज़रब दे दें, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वलाइज। तो जब इक्वेशन 1 को 3 से ज़रब दिया तो क्या बन गया, 33 I1 माइनस 18 I2 इज इक्वल टू 600, और जब इक्वेशन 2 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, -33 I1 प्लस 77 I2 इज इक्वल टू 4400। फिर क्या करना है, देन एडिंग, दोनों को ऐड किया तो ये कैंसिल हो जाएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 59 I2 इज इक्वल टू 500,
और I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500/59, ये आ जाएगा 84.7457 एम्पेयर। तो इस तरह करंट I2 की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब यही वैल्यू जो है हम इक्वेशन 1 में पुट करें या 2 में पुट करें तो उससे I1 की वैल्यू आएगी। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया है, पुटिंग वैल्यू ऑफ I2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी, 11I1 माइनस 6I2 इज इक्वल टू 200। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे 11I1 माइनस 6I2 की वैल्यू पुट करेंगे 84.7457 इज इक्वल टू 200। तो 11I1 इज इक्वल टू 200 ये जो है, और ये जो रकम है इधर आके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 508.4742 आ गए। इन दोनों को ऐड किया तो ये 708.4742। 11 को इधर ला के डिवाइड करेंगे ताकि I1 आ जाए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 64.4068 एम्पेयर आ गई। ठीक है, अब सवाल जो पूछा गया था वो ये था कि आपने बताना है कि R2 जो रजिस्टर है ये R2 में से कितनी करंट फ्लो कर रही है। नंबर 2 पे ये बताना था कि ये जो बैटरीज लगाई हैं ये कितनी कितनी करंट प्रोवाइड कर रही हैं या कंज्यूम कर रही है। ठीक है, यहाँ करंट ये दे रही हैं या ले रही हैं, तो ये हमने इसका सवाल का जवाब देना है। ओके, तो अभी हम बताएंगे करंट थ्रू R2। अब R2 जो है ये देखें, R2 में से कौन सी करंट फ्लो कर रही है, जस्ट I2 फ्लो कर रही है। I1 का कोई भी रिलेशन इसके साथ नहीं है। तो करंट थ्रू R2 इज इक्वल्स टू I2 की जो वैल्यू आई है 84.7457। अब ये A टू D फ्लो कर रही है, यानी कि ये यहाँ से A से फ्लो की और D की तरफ आ रही है इसकी करंट, यानी कि जो हमने करंट की डायरेक्शन एज्यूम की थी वो करेक्ट है, इसलिए तो पॉजिटिव आई है। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह करंट थ्रू E2। अब E2 क्या है कि ये जो बैटरी है ये करंट कंज्यूम कर रही है, ये करंट प्रोवाइड कर रही है। अगर प्रोवाइड करेगी तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, यानी कि डिस्चार्ज हो रही है, और अगर ये कंज्यूम कर रही है तो इसका आंसर नेगेटिव आता है। ठीक है, अब ये देखें E2 में से कौन सी करंट फ्लो करिए। अब E2 में दोनों मुश्तरक हैं, I1 भी है और I2 भी है। ठीक है, I1 की डायरेक्शन लेफ़्ट से राइट है और I2 की डायरेक्शन राइट से लेफ़्ट है, यानी कि दोनों अपोज हो गए। तो इसलिए मैंने क्या लिखा, I1 माइनस I2। ये I1 माइनस I2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, I1 में से माइनस I2 किया तो ये 20.3389 A टू C, यानी कि ये फ्लो कर रही है A से C की तरफ। ये हमने जो अज्यूम की थी, हमने की थी कि ये C से A की तरफ कर रही है, लेकिन ये क्या है A टू C फ्लो कर रही है और ये डिस्चार्ज हो रही है। ये क्या हो रही है, चूँकि इसका आंसर पॉजिटिव आया है तो इस वजह से ये डिस्चार्ज हो रही है, यानी कि ये कंज्यूम नहीं कर रही बल्कि प्रोवाइड कर रही है करंट। ठीक है, इस तरह करंट थ्रू बैटरी E1, ये जो E1 बैटरी है इसमें से कौन सी करंट फ्लो करिए, जस्ट I1। तो ये भी क्या है, उसकी हम वैल्यू पुट कर देंगे। और ये क्या है, B से A फ्लो करिए और डिस्चार्जिंग है, चूँकि इसका आंसर पॉजिटिव आया। ठीक है, तो इसके रिलेटेड बाकी जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो आप उनकी जो है, मैं आपको एक असाइनमेंट भी दे देता हूँ, तो आप उनको सॉल्व करेंगे ताकि ये आपका जो कॉन्सेप्ट हो मज़ीद क्लैरिफाई हो सके। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा, ये पेज नंबर 80 है आपकी बुक पे। तो इस पे जो है कैलकुलेशन अबाउट द किरचॉफ लॉज, ये जितने भी किरचॉफ के लॉज हैं उनके ये एग्जांपल्स सॉल्व हुई हुई हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करें। जैसे एग्जांपल 1 में एक सर्किट दिया हुआ है, इस तरह एग्जांपल नंबर 2 में है, इसकी सारी कैलकुलेशंस हैं। जो इसने मेथड बुक वाले ने इस्तेमाल किया हुआ है उस तरह जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आप जो मैंने मेथड बताया उस मेथड से आपने इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो ये इजीली हो जाएगा। तो ये जितनी भी इसकी ये एग्जांपल्स आपको नज़र आ रही हैं, तो आपने ये सारी की सारी एग्जांपल्स जो है वो उनसे गो थ्रू होना है। अगर आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़े तो आपने मुझसे रब्ता करके तो पूछ लेंगे।
ठीक है जी। तो इस तरह ये जो चैप्टर नंबर 2 का पहला पार्ट है वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।